Good morning, all of you. And once again, you are most welcome on my YouTube channel JM Rank Booster. आप सभी का अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल JM Rank Booster, आपके अपने YouTube चैनल JM Rank Booster पर। और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपने अध्ययन को अच्छे से कर रहे होंगे। आशा है कि अभी आप आने वाली परीक्षाओं के लिए अच्छे से सभी टॉपिक्स को एक एक करके तैयार कर रहे होंगे। तो जैसे कि अभी तक हमने चर्चा की, पहले हमने सामान्य भूगोल को पढ़ा और फिर उसके बाद हमने स्थल मंडल, और स्थल मंडल में भी हमने पहले देखा पृथ्वी की उत्पत्ति यानी पृथ्वी कैसे बनी, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। और देन हमने देखा पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। भूगर्भिक इतिहास का मतलब कि पृथ्वी पर कैसे कब क्या पनपा, यानी किस चीज की उत्पत्ति समय के साथ कब कब हुई। जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया है कि सौर मंडल की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुई। तो यानी 4.6 यानी सौर मंडल की उत्पत्ति के साथ चीजों का बनना, या यहाँ पर स्थलाकृतियों का, या फिर पानी की उपस्थिति, या फिर इसी तरीके से इत्यादि इत्यादि चीजों का बनना एक प्रक्रम शुरू हुआ होगा। तो हमने उसको देखा कि कैसे चीजें समय के साथ बनी हैं। तो हमने उसके बाद फिर हमने पृथ्वी के उस हिस्से का अध्ययन किया जिसको हमने कुछ कारकों का फैक्टर्स को देखा, ताकि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी के अंदर चीजें किस प्रकार से हैं उनका अध्ययन किया। और हमने उस टॉपिक को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के रूप में अध्ययन किया। और फिर जैसा कि हम पूर्व में भी अध्ययन कर चुके हैं कि पृथ्वी पर किस प्रकार के कुछ बल कार्य करते हैं, चाहे वो बल पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होते हों या फिर किसी अन्य और वजह से उत्पन्न होते हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमने कुछ बलों का, जिसमें कोरियोलिस फोर्स और पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपकेंद्रीय बल जैसे बलों का अध्ययन किया, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक इसी प्रकार हमने कल अपनी क्लास में देखा कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, यानी पृथ्वी के ऊपर दो तरह के बल कार्य करते हैं। एक वो जो पृथ्वी के अंदर से कार्य करते हैं, तो दूसरे वो जो पृथ्वी के बाह्य भागों से पृथ्वी के ऊपर कार्य करते हैं। जिसमें एक बल यानी अंतर्जात बल जहां निर्माणकारी यानी निर्माण करने की भूमिका निभाता है, तो वहीं दूसरा बल बहिर्जात बल विध्वंसकारी, यानी जो चीजें निर्माण हुई हैं, जो स्थलाकृतियां या अन्य किसी प्रकार की आकृतियां पृथ्वी पर जो हमें भौतिक रूप में दिखाई देने को देती है, उनको विध्वंस यानी सपाट करने का काम वो बहिर्जात बल करता है। इसी प्रकार से हमने अंतर्जात बल, एंडोजेनेटिक फोर्स एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स के बारे में अन्य अन्य चीजों को जाना और समझा। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। आज हम समझते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसका जो स्थलीय भाग है, ऐसे तो हमने पृथ्वी के आंतरिक संरचना में पृथ्वी को तीन अलग अलग भागों में बांट करके, यानी जिसमें पहला यानी धरातल वाला भाग क्रस्ट और बीच वाला भाग मेंटल और कोर, इस प्रकार से हमने अध्ययन किया। लेकिन हमने संपूर्ण क्रस्ट को एक माना, लेकिन कुछ वैज्ञानिक अध्ययन अध्ययन स्टडी ऑफ अर्थ ये बताती है कि कहीं ना कहीं वो जो क्रस्ट है, जो हमारी पृथ्वी की बाह्य परत है, वो एक नहीं है, बल्कि वो टुकड़ों में बटी हुई है और उन टुकड़ों में मूवमेंट होती है। और उन सब चीज़ों को हम प्लेटेक्टोनिक थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं, यानी कोई सिद्धांत दिया गया परमाणु के साथ जो दिया जाता है उसको सिद्धांत कहते हैं। यानी उस सिद्धांत को आज हम अध्ययन करेंगे, जो ये बताता है कि किस प्रकार पृथ्वी का बाह्य भाग यानी क्रस्ट किस प्रकार मोटी मोटी परतों के रूप में, टुकड़ों के रूप में होता है, और उससे किस प्रकार कुछ घटनाएं हमें देखने को मिलती है, या फिर हम उन घटनाओं का अनुभव महसूस उनको करते हैं। तो आइए आज हम देख लेते हैं वो प्लेटेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या प्लेटेक्टोनिक थ्योरी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसा कि अभी तक हम बचपन से लेकर अभी तक हम पृथ्वी को एक रूप में देखते थे, लेकिन जैसे जैसे हम अध्ययन को आगे बढ़ाते गए, तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग, जो पृथ्वी कहीं से ठोस तो कहीं से तरल अवस्था में है, तो इसी प्रकार से हमने पृथ्वी को
हम पृथ्वी के बाह्य भाग को देखेंगे कि वो किस प्रकार टुकड़ों में बटा हुआ है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, यानी ये प्रमाणिक है, यानी ये साइंटिफिकली ऐसा बोला गया है, क्योंकि प्लेट विवर्तनिक एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो पृथ्वी के स्थल मंडल, अब हम बात करेंगे चीजों को समझते हुए चलेंगे, यानी पृथ्वी के स्थल मंडल की जब बात होगी तो यानी पृथ्वी के बाह्य भाग, यानी मानव जहां पर रहता है, जिस भूमि पर रहता है, यानी हम उसकी बात कर रहे हैं। और स्थल मंडल को हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, मोटा मोटी हम क्रस्ट के रूप में स्थल मंडल को अध्ययन कर चुके हैं। जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया तो हम स्थल मंडल को लगभग अध्ययन कर चुके हैं। तो आप देखेंगे कि जो पृथ्वी के स्थल मंडल में बड़े पैमाने पर होने वाली गतियों की व्याख्या प्रस्तुत करता है, यानी जो हमारा स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर है, यानी हम देखेंगे कि उस लिथोस्फीयर में कुछ मूवमेंट जो हम जिसको हम भूकंप कहते हैं, कुछ वो मूवमेंट जो भूकंप के समय हमें फील होती है, यानी वो क्यों होती है, वो मूवमेंट कभी कभी हमें ऐसे झटके या कंपन इस तरह की चीजें हमें क्यों दिखाई देती है, क्यों महसूस होती है, वो हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही महाद्वीपों, महासागरों और पर्वतों के रूप में धरातलीय उच्चावच के निर्माण, यानी पर्वतों का निर्माण एकाएक पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ, ये इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार, अन्य ऊंचे प्रकार की कुछ आकृतियां, स्थलाकृतियां कैसे बनी होगी, कैसे वो बनी होगी, इस चीज की व्याख्या भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर की जाती है। यानी पर्वतों के रूप में धरातलीय उच्चावच के निर्माण तथा भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं के भौगोलिक वितरण की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। यानी ये वो थ्योरी है जो पहाड़ कैसे बने, पर्वत, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत कैसे बने, कैसे कंपन होती है, और कैसे पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, यानी अग्नि रूप में कुछ पिघले हुए पदार्थ अग्नि रूप में बाहर, जिसको हम मैग्मा कहते हैं, कि कैसे ज्वालामुखी फटा। तो इन सब तथ्यों को, इन सब टॉपिक्स को हम देखेंगे कि इनके पीछे का कारण वास्तव में क्या है। तो इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी लगभग 100 से 80 किलोमीटर मोटी परत, जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं, यानी मैंने आपको पहले ही पृथ्वी के जब हम अध्ययन कर रहे थे, जब हम पृथ्वी को अध्ययन कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी को हम 3 भागों में बांटकर देखते हैं। तो पहला भाग जो मैंने आपको बताया क्रस्ट, और मैंने आपको बताया कि IUGG इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, जो कुछ पृथ्वी से संबंधित आंकड़े जारी करती है, तो उसके अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल की मोटाई 30 किलोमीटर है। इसकी मोटाई, जो हम स्थल मंडल यानी ठोस जिस पर हम रहते हैं वो धरातल, उसकी गहराई कहीं ना कहीं 30 किलोमीटर बताई गई। लेकिन कुछ और प्रमाणों से पता चला कि कहीं ना कहीं ये IUGG ऐसा मानता है कि 30 किलोमीटर है, लेकिन कहीं अन्य प्रमाणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कहीं कहीं पृथ्वी की जो स्थल मंडल की मोटाई है वो 100 किलोमीटर तक होती है। तो आप देखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी लगभग 80 से 100 किलोमीटर मोटी परत, जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं, और जिसमें भूपर्पटी यानी क्रस्ट और भूपर्पटी और भूप्रवार यानी क्रस्ट और मेंटल को हम क्या कहते हैं हिंदी में, भूप्रवार के ऊपरी हिस्से का भाग शामिल है, कई टुकड़ों में टूटी हुई है, जिन्हें प्लेट कहते हैं। यानी आप समझे होंगे कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो बाहरी आवरण है, जो स्थल मंडल है, वो 100 किमी तक, उसकी गहराई लगभग 70 से 100 किलोमीटर तक हम मानते हैं। और ऐसा बताया गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कि वो कई भागों में टूटा हुआ है, और उन टूटे हुए भागों को हम प्लेट कहते हैं।
यानी जब पृथ्वी का स्थल मंडल कई अलग अलग भागों में टूटेगा तो आप ये भी अवश्य ही मान के चलेंगे कि वहाँ कोई पैमाना या मेजरमेंट करके उनको किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं तोड़ा गया है, यानी वो नेचुरली टूटे होंगे। उनके पीछे टूटने के पीछे क्या कारण रहे होंगे वो देखेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि वो नेचुरली प्राकृतिक रूप से टूटे होंगे। और जब प्राकृतिक रूप से टूटे होंगे तो कहीं ना कहीं वो कहीं छोटे होंगे तो कहीं बड़े होंगे। यानी उनके टूटने के पीछे जब पृथ्वी का बाह्य स्थल मंडल किन्हीं बलों के द्वारा या जिस प्रकार से भी, अभी इतना मान के चलिए कि जिस प्रकार से भी कहीं ना कहीं आप अभी इतना समझिए कि स्थल मंडल के जब टुकड़े हुए होंगे तो वो किसी मशीन के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा नहीं किए गए, यानी वो कुछ बड़े होंगे और कुछ छोटे होंगे। और आप इतना अब समझ गए होंगे कि जो हमारी पृथ्वी का बाह्य धरातल है वो संपूर्ण एक नहीं है, बल्कि वो टुकड़ों में विभाजित है। और उन टुकड़ों को हम प्लेट कहते हैं, उन टुकड़ों को हम प्लेट कहते हैं। यहाँ प्लेट से मतलब भोजन, जिसमें हम भोजन डाल करके करते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ प्लेट से मतलब है स्थल मंडल के बाह्य भाग के टूटे हुए टुकड़ों की, और उनको हम ज्योग्राफी में, भूगोल में प्लेट कहते हैं। तो आप उस पृथ्वी के बाह्य हिस्सों को, टुकड़ों को कुछ इस प्रकार से समझिए कि ये हमारी पृथ्वी है और ये मोटा, ये उस टुकड़े की अंदर यानी स्थल मंडल की हमारी गहराई है। और अंदर से जो पृथ्वी आपको लाल 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 नजर आ रही है वो इस प्रकार की नहीं है, लेकिन आप पिक्चर से बस इतना समझिए कि हमारी पृथ्वी का जो बाह्य हिस्सा है वो कहीं ना कहीं टूटे हुए टुकड़े हैं, जिसमें अलग अलग टुकड़ों को हम प्लेट के नाम से जानते हैं। और आप देखोगे कि कोकोस प्लेट, नजाका प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और कैरेबियन प्लेट, इस प्रकार से इन टुकड़ों को कुछ नाम दिए गए हैं। आप ये अच्छे से आप समझ रहे होंगे कि प्लेटेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार हमारा जो स्थल मंडल यानी पृथ्वी का बाह्य भाग है वो टुकड़ों में विभाजित है, और उन टुकड़ों को हमने प्लेट नाम दिया हुआ है, और उन प्लेटों को भी अलग अलग उनकी स्थिति के अनुसार नाम दिए गए हैं। यानी आप पिक्चर से ये क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि हमारी पृथ्वी कहीं ना कहीं, जो स्थल मंडल जिस पर हम रहते हैं, वो टुकड़ों में कहीं ना कहीं विभाजित है। तो आगे देखते हैं इस सिद्धांत का प्रतिपादन। 1962 यानी बहुत पुरानी बात नहीं है, हमारी आज़ादी के बाद की बात है, और वो भी लगभग 15 वर्षों के बाद की बात है। यानी 1962 में हेरी हेस ने किया था, किंतु इसकी वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय डब्ल्यू जे मॉर्गन को दिया जाता है। मैकेंजी, पार्कर तथा होम्स इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक है। ये चीज़ें आपको, ये वो फैक्ट्स हैं जो कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि प्लेटेक्टोनिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया, तो आपको बताना है हेरी हेस। लेकिन कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, हमेशा ऐसा नहीं पूछा जाता, और ये कभी कभी ऐसे किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आप देखेंगे मैकेंजी, पार्कर तथा होम्स इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक है। यह सिद्धांत महाद्वीपीय प्रवाह, समुद्र तली प्रसारण और धुरीय परिभ्रमण, द्वीपीय चाप तथा महासागरीय कटक इत्यादि पर प्रकाश डालता है। प्लेटें महाद्वीपीय महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बनी हैं। यानी वो प्लेट्स जहां हमें पानी दिखाई देता है, यानी वो पानी भी कहीं ना कहीं हमारे स्थल मंडल के ऊपर है। यानी प्लेट्स जो है वो महाद्वीपीय यानी स्थलीय भागों में और महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बनी है। यानी कहीं ना कहीं वो महाद्वीपीय भागों के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं वो महासागरीय भागों के ऊपर है। मेंटल 100 से 250 किलोमीटर की गहराई के बीच आंशिक रूप से पिघला हुआ है। मेंटल 100 से 250 किलोमीटर के बीच, यानी पृथ्वी का जो दूसरा या मध्य मंडल जिसको हम कहते हैं, क्रस्ट के नीचे वाला भाग है, वो कहीं ना कहीं 100 से 250 किलोमीटर के बाद वो कहीं ना कहीं
पिघला हुआ है, और ऐसा हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम पहले से अध्ययन कर चुके हैं कि हमारा मेंटल कहीं ना कहीं पिघला हुआ है, द्रवित रूप में है। और वो हमें पता कैसे चला? वो पता इसलिए चला कि जब हमने देखा कि भूकंपीय तरंगे जब पृथ्वी के अंदर से गमन करती है, तो वो जब क्रस्ट के निचले भाग से मेंटल में प्रवेश करती है, तो वहाँ एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स वहाँ जाने के बाद लुप्त हो जाती है। और इसका अर्थ है कि एस वेव्स सॉलिड यानी ठोस चीजों के अंदर से गमन करती है, और जब वो वहां जाकर लुप्त हो जाती है, तो इससे ये प्रमाण निकलता है कि इसका मतलब पृथ्वी अंदर से द्रवित यानी लिक्विड फॉर्म में है। तो ऐसा हमने देखा। और अब हम यानी मेंटल 100 से 250 किलोमीटर की गहराई के बीच आंशिक रूप से पिघला हुआ है। इस क्षेत्र को दुर्बलता मंडल कहते हैं। इस क्षेत्र को दुर्बलता मंडल कहते हैं। और आपको याद रखना है, द मेंटल इज पार्शियली मोल्टन बिटवीन डेप्थ ऑफ 100 and 250 किलोमीटर्स। दिस रीजन इज कॉल्ड द एस्थेनोस्फीयर। कई बार आपसे ये पूछ लेगा कि जो ज्वालामुखी है यानी ये दुर्बलता मंडल, ये वो पृथ्वी का वो भाग है, यानी जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे या आप देखेंगे कि जब ज्वालामुखी का उद्गार या ज्वालामुखी कहीं फटता हुआ देखेंगे आप किसी टेलीविजन के ऊपर, या जैसे भी आप कभी ज्वालामुखी के बारे में सोचते हैं देखते हैं, तो आप ये देखेंगे कि ज्वालामुखी का जो मैग्मा निकलता है, ज्वालामुखी का जो मैग्मा निकलता है वो इसी दुर्लभता मंडल से निकलता है। तो एस्थेनोस्फीयर कहीं कहीं आपसे ये पूछ लेगा, एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल का नाम नहीं देगा, और वो आपसे पूछ लेगा एस्थेनोस्फीयर। तो आपको याद रखना है कि ये भाग हमारा मेंटल का ऊपर वाला भाग है, यानी मध्य मंडल के ऊपर वाला, जहां से मैग्मा या ज्वालामुखी की क्रिया के दौरान वो गर्म पदार्थ बाहर निकल के आते हैं, जिसको हम मैग्मा कहते हैं। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक आर्थर होप्स की प्लेट संचलन का मुख्य कारण एस्थेनोस्फीयर में रेडियोधर्मी पदार्थ की उपस्थिति के कारण तापीय संवहन तरंगों का चक्रीय संचरण प्रक्रिया का होना है। यानी माना जाता है कि जो हमारे मेंटल का ऊपरी वाला भाग है, या माना जाता है कि उसमें उस भाग में कुछ रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, और उनकी वजह से वहां पर चक्रीय संचरण होता है यानी घुमावदार संचरण होता है। और उसी वजह से यानी एस्थेनोस्फीयर में जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है और संवहनीय क्रिया के द्वारा संचरण के द्वारा ऊपर वाले भागों में मूवमेंट होती है। यानी आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये पृथ्वी का बाह्य भाग हुआ, और ये इसको आप समझिए कि ये टुकड़ों में विभाजित है। और आप अब मान के चलिए इसके ठीक अंदर, और ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये मान के चलिए ये मान के चलिए कि ये वो भाग है मेंटल का, यानी पृथ्वी के मध्य वाले भाग का ये वो भाग है जहां कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स उपस्थित हैं, और उन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के होने की वजह से संवहनीय क्रिया के द्वारा यहाँ संचरण होता है। और संचरण होने के साथ साथ चीजें ऊपर वाली चीजों में क्या होगी, मूवमेंट होगी। यानी जो जो हिस्से इस वाली लेयर से इस लिक्विड लेयर से कनेक्ट होंगे, तो उनमें क्या है, आपको मोशंस फील होगी। तो आपने देखा कि संचलन का मुख्य कारण एस्थेनोस्फीयर में रेडियोधर्मी पदार्थों की उपस्थिति के कारण तापीय संवहन तरंगों की चक्रीय संचरण प्रक्रिया का होना है। अब आप ध्यान देंगे, नासा के अनुसार प्लेटों की संख्या 100 तक बताई गई है। यानी जो पृथ्वी के स्थल मंडल के बाहरी भाग के जो टुकड़े हुए हैं उनकी संख्या नासा के अनुसार लगभग 100 बताई गई है, लेकिन उनमें से 20 छोटी मुख्य 20 छोटी और 6 बड़ी प्लेट मानी जाती है। यानी जो स्थल मंडल के टुकड़े हुए, उन टुकड़ों में नासा के अनुसार उन टुकड़ों की संख्या लगभग 100 मानी जाती है, और माना जाता है कि उनमें से 20 छोटी और 6 बहुत बड़ी है।
मुख्य है, 20 छोटी और बाकी बड़ी है। आप देखेंगे कि 6 बड़ी प्लेटें, वो 6 बड़ी प्लेटें कौन सी है। और ये आपसे कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, किसी यूजीसी नेट के एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बड़ी प्लेट नहीं है, या फिर इनमें कौन सी छोटी प्लेट है। तो आप देखेंगे कि पहली जो बड़ी प्लेट है वो है अमेरिका प्लेट। कौन सी है? अमेरिका प्लेट। दूसरे वाली अफ्रीका प्लेट। तीसरी यूरेशियाई प्लेट। और चौथी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और पांचवी प्रशांत प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। यानी आपको याद रखना है कि ये वो 6 मेजर्स प्लेट हैं जो जिनको हम बड़ी प्लेट के रूप में जानते हैं। अब आप यहाँ प्लेट यानी पृथ्वी के स्थल मंडल के वो भाग, बाह्य भाग जो टुकड़ों में टूटे हुए हैं, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जब हमारी पृथ्वी के बाह्य हिस्सों के टुकड़े हुए होंगे तो जरूरी नहीं है कि किसी भाग के ऊपर स्थल ही स्थल हो सकता है कि स्थल और पानी दोनों हो, या फिर हो सकता है कि खाली स्थल हो, या फिर हो सकता है कि ना स्थल ना हो, सिर्फ और सिर्फ पानी हो, या फिर हो सकता है कि स्थल और पानी दोनों हो। यानी तीन तरह की कंडीशंस हो सकती है। एक कि खाली वाटर हो, दूसरा कि खाली लैंड्स हो, और तीसरा इन प्लेट्स में वाटर प्लस लैंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी प्लेट्स है यानी हमारी पृथ्वी के जो बाह्य टुकड़े हैं वो जरूरी नहीं कि वो स्थलीय हो, या जरूरी नहीं कि वो जलीय हो, या फिर जरूरी नहीं, या फिर वो मिश्रित रूप के भी हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो इसमें से अमेरिका अमेरिका प्लेट है वो मिश्रित मिश्रित प्लेट यानी महाद्वीप और महासागर से बनी हुई प्लेट है। यानी महासागर और महाद्वीप से बनी हुई प्लेट है। और वो कौन सी प्लेट है? वो अमेरिका प्लेट है। दूसरी प्रशांत प्लेट, जो कि प्रशांत महासागर के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ये सबसे बड़ी एवं महासागरीय प्लेट है। तो आपको इसको बड़ी के रूप में, बड़ी वह महासागरीय प्लेट है, बड़ी वह महासागरीय प्लेट है। और अंटार्कटिका प्लेट यानी ये बाकी जो बची हुई प्लेटें हैं ये पूर्णतः ये आपने देखा अमेरिका प्लेट मिश्रित प्लेट का एक उदाहरण है और प्रशांत प्लेट महासागरीय प्लेट का उदाहरण है। लेकिन आप देखेंगे कि ये वाली प्लेट अंटार्कटिका प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है, लेकिन ये चारों ही प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के उदाहरण तो है, लेकिन ये पूर्णतः महाद्वीपीय नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि इनका अधिकांश हिस्सा स्थलीय है, बाकी बहुत छोटा सा भाग इनका जलीय यानी सागरीय या महासागरीय होगा। तो आप देखेंगे इन्हीं में कुछ छोटी मुख्य प्लेट इस प्रकार है: अरबी प्लेट, फिलीपीनी प्लेट, कोकोस प्लेट, नज़का प्लेट, कैरेबियन प्लेट, स्कोशिया प्लेट, कैरोलिना प्लेट, जुआन डी फ्यूका प्लेट। यानी आपने देखा कि किस प्रकार हमारी पृथ्वी का बाह्य भाग, स्थलीय भाग टुकड़ों में टूटा हुआ है, और उनमें कुछ जो वो टुकड़े टूटे उन कुछ में कुछ बहुत बड़े और कुछ छोटे हैं, जिनमें हमने बड़ों को 6 प्रकार से देखा और छोटे वाले टुकड़े जो कि नासा के अनुसार जिनकी संख्या 20 बताई गई है। अब देखते हैं कि इन टुकड़ों से, ये टुकड़े जब पृथ्वी के बाह्य भाग पर ऐसे चिपके हुए हैं, लाइक आप एक संतरा बाजार से लेकर आते हैं और उस संतरे के छिलक उतारने के बाद आप उनको दोबारा संतरे के ऊपर लगाते हैं, ठीक इसी प्रकार पृथ्वी को समझिए कि संतरे के ऊपर लगे वो छिलक जब आपने किसी को बड़ा तोड़ा तो किसी को छोटा, ठीक ऐसे ही पृथ्वी का जो बाह्य स्थलीय भाग है आप समझिए कि वो बिल्कुल संतरे की फॉर्म में और उसके ऊपर
तो छिलके कोई बड़ा और कोई छोटा आपने जिसको उतारा वो बिल्कुल ठीक, आप इसको ऐसे समझिए। तो अभी देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि जो जब पृथ्वी ऐसे होगी, मैंने कहा ऑरेंज की तरह होगी और उसके छिलके कोई बड़ा और कोई छोटा होगा, और जब पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी प्रकार की कोई हलचल होगी, तो वो जो पहाड़ के टुकड़े हैं यानी वो प्लेट्स, उनके बीच कुछ वो टकराएगी तो कुछ दूर होगी, यानी उनके बीच किसी ना किसी प्रकार की कोई मूवमेंट, मोशन अवश्य ही होगा। तो हम देख लेते हैं, इसका मतलब ये भी हुआ कि जब वो मोशन कहाँ होगा, वो प्लेट्स के किनारों पर होगा, यानी उन प्लेट्स के किनारे काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं इस थ्योरी के अंदर। तो देख लेते हैं उन किनारों की क्या भूमिका है और वो किस प्रकार इसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भूमिका निभाते हैं। प्लेटों के किनारे ही भूगर्भिक क्रियाओं के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, यानी जो पृथ्वी का स्थलीय भाग है और जो टुकड़ों में टूटा हुआ है, उसके जो वो टूटे हुए भाग हैं उनके किनारे बड़ी भूमिका निभाते हैं। किनारों के सहारे भूकंपीय, ज्वालामुखीय तथा विवर्तनिक घटनाएं घटित होती है। सामान्य रूप से प्लेटों के किनारों को 3 प्रकार में विभक्त किया जाता है, यानी आप एक बार फिर दोबारा इसको बड़े ध्यान से समझिए कि जब हमारी पृथ्वी के बाह्य जहां हम रहते हैं वो उन टूटे होंगे, वो हिस्से बड़ी बड़ी फॉर्म में टूटे होंगे, तो कहीं ना कहीं जब पृथ्वी के अंदर कोई हलचल होगी या नीचे से कोई लावा निकलेगा, तो वो लावा जब उसको निकलने के लिए कहीं से जगह नहीं मिलेगी, तो वो कहाँ से निकलेगा, वो जहाँ से टूटा होगा यानी उसको जहाँ से स्पेस मिलेगा ऑब्वियसली वहीं से निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो प्लेट्स उन टुकड़ों के किनारे, उस तलीय भाग के वो किनारे जहाँ पर वो टूटे हुए हैं या किनारों पर, वहीं पर क्या है कुछ क्रियाएं, जैसे कि हमने देखा भूकंप, ज्वालामुखी और विवर्तनिक घटनाएं यानी मूवमेंट वाली कुछ घटनाएं आपको सामान्य रूप से प्लेटों के किनारे देखने को मिलती है, और इनको हम 3 प्रकार से विभक्त करते हैं या इनको हम 3 प्रकार से बांट करके देखते हैं। और इसमें से सबसे पहला है रचनात्मक किनारा, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, यानी वो प्लेट का किनारा जिसको हम रचनात्मक कहते हैं, किस प्रकार किसी चीज की रचना कर सकता है, यानी स्थल खंड के वो बड़े बड़े भाग, स्थल मंडल के बाह्य वो बड़े बड़े स्थलीय टुकड़े किस प्रकार उनके किनारे कैसे किसी चीज की रचना कर सकते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। ये तापीय संवहन तरंगों के ऊपर मुखी स्तंभों के ऊपर अवस्थित होते हैं, यानी जैसा कि हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग में समझा और देखा कि पृथ्वी के अंदर जाने से तापमान अधिक होता है, और फिर हमने देखा कि वो संवहनीय तरंगों के द्वारा पृथ्वी के केंद्रीय भागों से अंदर वाले भागों से तापमान अधिक होने के कारण बाहर की तरफ को संवहनीय क्रियाओं के द्वारा वो तापमान बाहर की तरफ को चलता हुआ दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार ये तापीय संवहन तरंगों के ऊपरमुखी स्तंभों के ऊपर अवस्थित होते हैं। इसके कारण दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं एवं दोनों के मध्य भ्रंश दरार पड़ जाती है, यानी अब जब वो संवहनीय धाराएं ऊपर को मूवमेंट करेगी और ऊपर वो प्लेट्स होंगी, और वो जब ऊपर जाएंगी तो वो प्लेट्स जब विपरीत दिशा में मोशन करेगी, तो कहीं ना कहीं बीच में दरार क्या है पड़ती हुई दिखाई देगी, या भ्रंश जिसको हम भ्रंश कहते हैं, भ्रंश या फिर दरार पड़ जाती है, जिसके सहारे एस्थेनोस्फीयर का मैग्मा ऊपर आता है। यानी जब नीचे से संवहनीय धाराएं या पृथ्वी गर्म होने की वजह से संवहनीय धाराएं बाहर की तरफ को आएंगी, तो उनको आने का स्पेस वो प्लेट्स के किनारे मिलेंगे, और जब वो किनारे मिलेंगे तो वो संवहनीय धाराओं के साथ में पृथ्वी के आंतरिक भागों से या फिर कहे मेंटल के एस्थेनोस्फीयर से जहां मैग्मा भरा हुआ है, वो मैग्मा
उनके साथ बाहर निकल कर आएगा, जिसको हम ज्वालामुखी के रूप में देखते हैं, और ठोस होकर नवीन भूप्रपटी का निर्माण करता है। अतः इन प्लेट किनारों को रचनात्मक किनारा, डाइवर्जिंग मार्जिन कहते हैं, तथा इस प्रकार की प्लेटें अपसारी प्लेटें कहलाती हैं। यानी ये वो प्लेट्स हैं जब नीचे से मैग्मा आता है और भूप्रपटी का निर्माण करता है। तो आपने देखा कि रचनात्मक किनारा, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जब जब नीचे से आप देख रहे होंगे कि जब नीचे से ये वाला भाग ये प्लेटों के क्या है, किनारे हैं, और जब नीचे से वो संवहनीय धाराओं का या ताप का या फिर एस्थेनोस्फीयर में जो मैग्मा है, मैग्मा राइजेस थ्रू डाइक्स, यानी ये वो भाग है जो प्लेट जहां पर जुड़ी हुई, यानी ये प्लेट के किनारे हैं। अब यहाँ से जब स्पेस मिलेगा तो वो मैग्मा एस्थेनोस्फीयर से कहीं ना कहीं बाहर निकलेगा, और बाहर निकलकर ऐसे फैलेगा, और ऐसे फैलने से क्या होगा, क्रस्ट का निर्माण होगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट। तो इस प्रकार से क्रस्ट का भी निर्माण क्या है, होता है। यानी इस एस्थेनोस्फीयर यानी मेंटल के ऊपरी भाग से जब मैग्मा निकलेगा, डाइक यानी जिस भाग से मैग्मा, ज्वालामुखी में जिस भाग से मैग्मा, जिस नली से मैग्मा बाहर निकलता है, यानी यहाँ से निकलने के बाद वो ये जो जॉइंट्स हैं, प्लेट्स जॉइंट्स हैं, यहाँ पर क्या है, वो दोनों तरफ फैलेगा और क्रस्ट का निर्माण करेगा, या फिर दोनों को अलग होने से जब मैग्मा बाहर निकलेगा तो दोनों को वो अलग करेगा, तो यहाँ पर क्या है कि रिफ्ट वैली का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से आप समझे होंगे कि कैसे अपसारी प्लेटें यानी कंस्ट्रक्टिव मार्जिन्स कैसे चीज़ों का पृथ्वी के ऊपर निर्माण या स्थल मंडल पर निर्माण करते हैं। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट मार्जिन, जो कि 3 प्रकार के किनारे होते हैं। उनमें दूसरा एक निर्माणकारी, तो दूसरा विध्वंसकारी या डिस्ट्रक्टिव मार्जिन होता है। ठीक इसी प्रकार जैसे हमने देखा और मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया कि अंतर्जात बल जहां कंस्ट्रक्टिव होते हैं, जहां निर्माणकारी होते हैं, वहीं बहिर्जात बल विनाशकारी होते हैं, या चीज़ों को प्लान करने का, सपाट करने का कार्य करते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी रचनात्मक और विनाशात्मक किनारा। अब हम देखेंगे विनाशात्मक किनारा, ये तापीय संवहन तरंगों के अधोमुखी स्तंभों के ऊपर अवस्थित होते हैं। यानी जो तरंगे पृथ्वी के नीचे से संवहनीय तरंगे बाहर आती हैं, ये वो किनारे हैं जो वहां पर उपस्थित होते हैं। ठीक ऐसे ही रचनात्मक मार्जिन्स में भी होते हैं और ऐसे ही यहाँ भी होते हैं। लेकिन यहाँ अंतर किस प्रकार है, आप देखेंगे कि इसमें 2 प्लेटें अभिसरित होती है, यानी आपस में टकराती है। जहां रचनात्मक में एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में जाती है, ठीक वहीं यहाँ उल्टा है कि विनाशात्मक जो किनारे होते हैं, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन्स होते हैं, वहां पर प्लेटें एक दूसरे के क्या है, नजदीक, यानी एक दूसरे के तरफ को आती हैं, आएंगे। जब वो किनारे प्लेट्स के वो टुकड़े एक दूसरे के पास आएंगे तो इसका मतलब है कि वो आपस में कहीं ना कहीं उनकी टक्कर होगी, आपस में टकराती है। इस प्रक्रिया में अधिक घनत्व की प्लेटें कम घनत्व की प्लेटों के नीचे सेपित हो जाती है। इस क्षेत्र को बेनी ऑफ मेखला या बेनी ऑफ जोन कहते हैं। चूंकि यहाँ प्लेट का विनाश होता है, अतः इसे विनाशात्मक किनारा कहते हैं। तथा ऐसी अभिसारी प्लेटें कन्वर्जिंग प्लेट्स कहलाती है। अभिसारी प्लेट की अंत्य क्रिया की 3 दशाएं हो सकती है। यानी आपने देखा कि जब मैग्मा ऊपर आएगा तो वो कहीं ना कहीं मैग्मा संवहनीय धाराएं ऊपर आएंगी, तो ऊपर की प्लेटें, जब हम बात करते हैं ऐसे किनारों की जो विनाशकारी हो, विनाशात्मक हो, तो वो हम देखेंगे कि कई बार प्लेट्स ऐसे आपस में क्या है, एक दूसरे की तरफ को
चलती है, यानी उनकी मूवमेंट एक दूसरे की तरफ को होती हैं और वो आपस में टकराती है। और जब वो आपस में टकराएगी तो कम घनत्व वाली प्लेट ऊपर रहेगी और ज़्यादा घनत्व वाली प्लेट उसके नीचे चली जाएगी। तो इस क्रिया में जब वो टकराएगी तो कुछ चीज़ों का विनाश होगा, इसीलिए उन प्लेट्स के किनारों को हम विनाशात्मक किनारा या डिस्ट्रक्टिव मार्जिन कहते हैं। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार ये वाला और ये वाली ओशनिक क्रस्ट, यानी ये प्लेट जब आपस में टकराएगी तो ये ज़्यादा घनत्व वाली प्लेट इसके कहाँ जाएगी, ये इधर को, और तो ये इधर को, यानी ये ज़्यादा घनत्व वाली प्लेट इस प्लेट के ठीक नीचे जाएगी। तो आप इसको समझ सकते हैं कि जब दो प्लेट्स एक से दूसरे की तरफ आ रही हो, यानी दो मार्जिन्स एक दूसरे की तरफ को बढ़े उन संवहन तरंगों के कारण, तो ऐसे में उन किनारों पर टकराव होगा और उन टकराव होने से वहां चीज़ों का विनाश होगा। इसीलिए इन प्लेट्स के किनारों को विनाशात्मक या फिर डिस्ट्रक्टिव मार्जिन कहते हैं। अब आप देखेंगे कि जब एक अभिसारी प्लेट, ये फ्री फॉर्म में काम करता है, जब आप देखेंगे कि जब एक अभिसारी प्लेट महाद्वीपीय वह दूसरी महासागरीय हो, तो यानी जो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वो 3 प्रकार की होती हैं, यानी वो महासागरीय हो सकती है, महाद्वीपीय हो सकती है और वो मिश्रित हो सकती है। तो आप देखेंगे कि जब एक प्लेट महाद्वीपीय हो और दूसरी महासागरीय हो, तो महासागरीय प्लेट अधिक भारी होने के कारण महाद्वीपीय प्लेट के नीचे सेपित हो जाती है, जिससे गर्त का निर्माण होता है एवं उसमें अवसादों के निरंतर जवाब एवं से मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। यानी एक प्लेट जब ऐसे जाएगी और एक ऐसे आएगी तो यानी मोड़दार ऊंच नीच होएगी, तो उससे मोड़दार पर्वतों का निर्माण, वो प्लेट्स जब एक नीचे और एक ऊपर, तो ऐसे हमें मोड़दार पर्वतों के रूप में वो बाहरी हिस्सा स्थलीय रूप पृथ्वी का जो टुकड़ों में बटा हुआ है, जब उनमें से कुछ टुकड़े एक महासागरीय होगा और एक महाद्वीपीय होगा, जब एक टुकड़ा दूसरे के नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं वो मोड़दार पर्वत का रूप लेगा। यानी हम कह सकते हैं कि मोड़दार पर्वतों के निर्माण में जो सबसे जरूरी होता है जो क्रिया, वो होती है हमारी अभिसारी प्लेट्स का एक दूसरे के समीप आना। मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है, उदाहरण के लिए रोकी वह एंडीज पर्वत बेनी ऑफ जोन में पिघला हुआ मैग्मा ही भूप्रपटी को तोड़ते हुए ज्वालामुखी का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए अमेरिकी प्लेट का पश्चिमी किनारे जहां पर्वतों का निर्माण हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार देखने को मिलते हैं। एंडीज के आंतरिक भागों में कोटोपेक्सी वह चिंबा राजा जैसे ज्वालामुखी का पाया जाना इसी अंत्य क्रिया द्वारा समझा जाता है। यानी जब प्लेटें एक दूसरे के नीचे जाएगी तो कहीं ना कहीं जब वो नीचे जाएगी, यानी एस्थेनोस्फीयर से वो मैग्मा भी क्या है, बाहर आएगा। तो आप समझेंगे कि जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट आपस में ऐसे टकराती हैं तो महासागरीय प्लेट ज़्यादा भारी होने के कारण महाद्वीपीय प्लेट के नीचे चली जाती है, और जब वो नीचे जाएगी तो वो एस्थेनोस्फीयर से कहीं ना कहीं मैग्मा बाहर आएगा। तो हम कहते हैं कि जब ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है कि जहां महासागरीय और महाद्वीप प्लेट एक दूसरे के समीप आती है और वो उसके नीचे जाती है और वो ऊपर रहती है, तो वहाँ मोड़दार पर्वतों का निर्माण तो होता ही है, प्लस आप देखेंगे कि वहाँ ज्वालामुखी का उद्गार भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, जब दोनों प्लेटें महासागरीय हो, यानी दोनों प्लेटें अब अगर महासागरीय हो तो अपेक्षाकृत बड़े व भारी प्लेट का हल्की प्लेट के नीचे निक्षेपण होता है एवं महासागरीय गर्तों वह ज्वालामुखी द्वीपों की एक श्रृंखला बन जाती है। प्रशांत प्लेट वह जापान सागर प्लेट या फिलीपींस प्लेट की अभिसरण क्रिया के द्वारा इसे समझा जा सकता है। यानी आपने यहाँ से एक तो निष्कर्ष निकाल लिया होगा कि हम ये
कह सकते हैं कि जापान में ज़्यादा भूकंप क्यों आते हैं, क्यों वहाँ ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं। यानी इसका सीधा कारण ये है कि वहाँ क्या है कि वो प्लेट्स के जॉइंट्स पर हैं, और जब इन प्लेटों में कोई मूवमेंट होती है तो वहाँ हमें ये चीज़ें अधिकांश देखने को मिलती है। यानी जो स्थान प्लेटों के किनारों पर अवस्थित है वहाँ हमें अधिकांशतः भूकंप और ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं ज़्यादा देखने को मिलेगी। जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हो तो बेनी ऑफ जोन क्षेत्र में क्षेपण इतना प्रभावी नहीं हो पाता है कि ज्वालामुखी उत्पन्न हो सके, परंतु ये क्षेत्र भूगर्भिक रूप से अस्थिर क्षेत्र होते हैं एवं जहां बड़े मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। यूरेशियन प्लेट वह इंडियन प्लेट के आपस में टकराने से एथीज भूसन्नति के अवसादों के वलन वह प्लेटीय किनारों के मुड़ाव से उत्पन्न हिमालय पर्वत का निर्माण इसी संदर्भ में दिया जाता है। यानी आप देखेंगे कि जब दो महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती है तो वहाँ वो एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करती, लेकिन जब वो एक दूसरे से टकराएगी तो वहाँ भी कहीं ना कहीं पर्वतों का निर्माण आपको देखने को मिलेगा। तो हमने देखा कि किस प्रकार अभिसारी प्लेट्स एक दूसरे को मूवमेंट करती है। यानी आप देखेंगे कि जब अभिसारी यानी दो महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे की तरफ को जाएगी, क्रस्ट पर जाएगी, और वो आपस में ऐसे जब प्लेट्स के किनारे ऐसे मिलेंगे और वो ऐसे होएंगे तो कहीं ना कहीं पर्वतों का निर्माण यानी हिमालय का निर्माण आपको देखने को मिलेगा। और ठीक इससे पहले हमने देखा कि जब एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय प्लेट और महासागरीय प्लेट नीचे चली जाएगी और महाद्वीपीय प्लेट ऊपर रहेगी तो हम देखेंगे कि यहाँ हमें मोड़दार पर्वतों का निर्माण देखने को मिलता है। लेकिन जब दो महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराएगी तो वो चूंकि दोनों महाद्वीपीय है, दोनों एक तरह की है, तो वो कहीं ना कहीं मिलकर ऐसे उठेगी और इसका मतलब ये है कि हिमालय जैसे वलित पर्वत का निर्माण होगा। अब आप देखेंगे इसमें अंतिम सबसे लास्ट वाला जो हमने किनारे अभी तक देखे हैं जिसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, और अभी हम देखेंगे संरक्षित यानी संरक्षित किनारा या कंजर्वेटिव मार्जिन। तो आप देखेंगे कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर विस्थापित होती है, यानी आप देखेंगे कि ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। अब कई बार ऐसे होता है कि मूवमेंट ऐसे हो या फिर दोनों का मूवमेंट इस तरफ को हो, लेकिन दोनों का मूवमेंट एक दूसरे के पैरेलल हो यानी समांतर हो, तो ऐसे में कोई घटना या किसी नई स्थलाकृति का निर्माण नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि संरक्षित किनारा मार्जिन्स जब दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर विस्थापित होती है तो उनमें कोई अंतर क्रिया नहीं हो पाती, अंतः इससे संरक्षित किनारा कहते हैं। यहाँ रूपांतरित ब्रंश ट्रांसफॉर्म फोल्ड का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया के निकट निर्मित सान एंड्रियास ब्रंश। यानी जब प्लेटें समानांतर गमन करेगी, एक दूसरे के समानांतर चलेगी, तो ऐसी स्थिति में वहाँ कोई भी अंत्यक्रिया या फिर किसी प्रकार के स्थलीय भाग का निर्माण नहीं होगा। तो अब हमने ये समझा कि किस प्रकार हमारी पृथ्वी का बाह्य भाग यानी क्रस्ट और मेंटल किस प्रकार क्रस्ट को प्रभावित करता है, और वहाँ वो मेंटल का ऊपर वाला भाग जो द्रव की फॉर्म में है यानी एस्थेनोस्फीयर, वो किस प्रकार ऊपर वाले भाग में लिथोस्फीयर में मूवमेंट करता है। मूवमेंट उस एस्थेनोस्फीयर के कारण होती है,
क्योंकि एस्थिनोस्फीयर के अंदर गर्म मैग्मा और वहां से निकलने वाली संवहनीय धाराएं संचरण के रूप में जब चलती है तो ऊपर का स्थलीय भाग क्या है, वहां हमें मोशन देखने को मिलती है, जिस कारण ज्वालामुखी भूकंप जैसी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो हमने देखा कि जब वो प्लेट्स के टुकड़े या उनके किनारे किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका उस मोशन में निभाते हैं, यानी किस प्रकार उन किनारों से कभी वो एक दूसरे से दूर तो कभी आपस में मिलते हैं, तो कभी एक नीचे या कभी दोनों ऊपर को उठते हैं, और किस प्रकार मोड़दार पर्वत एवं वलित पर्वतों का निर्माण जैसे हिमालय का निर्माण होता है। तो हमने अंतिम देखा कंजर्वेटिव, यानी किस प्रकार कभी कभी दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल गमन करती है, और ऐसी स्थिति में कुछ भी अंतःक्रिया नहीं होती, सब कुछ संरक्षित रहता है, इसीलिए उन किनारों को नाम दिया जाता है संरक्षित मार्जिन या कंजर्वेटिव मार्जिन। तो यहाँ तक हमने देखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार इन किनारों पर ज्वालामुखी भूकंप आदि घटनाएं हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हम अध्ययन करेंगे उन बिंदुओं का। अब हम अच्छे से समझ पाएंगे कि भूकंप किन स्थानों पर ज़्यादा आएंगे, ज्वालामुखी किन स्थानों पर ज़्यादा आएंगे। ये आइडिया अब हमारे अंदर पहले से ही सेट हो चुका है, ये थिंकिंग अब हमारे अंदर आ चुकी है कि किन स्थानों पर ज़्यादा भूकंप आएंगे या ज्वालामुखी कहाँ पर आएंगे। तो आज की क्लास का यहीं समापन करते हैं, और मैं अंतिम वही निवेदन आपसे बार बार करूंगा कि अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही है तो आप लगातार शेयर्स और लाइक करते रहिए, और लगातार देखते रहिए, और अपना अध्ययन अच्छे से करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।